दवा और जहर के बीच में एक हेयरलाइन डिफरेंस होता है। कब आपकी दवाई आपके लिए जहर बन जाए आपको पता ही नहीं चलता, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप जो अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। आज लोगों को ठीक करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग खुद डॉक्टर बन करके दवाई लेते हैं उनको ठीक करना। आज हमारे साथ हैं कर्नल संजय गुप्ता जी, जिन्होंने आर्मी मेडिकल कोर में 35 साल सर्विस किया है। ये एएफएमसी पूना के ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ इन्होंने दुनिया भर में तकरीबन 4 फील्ड हॉस्पिटल्स को कमांड भी किया है, इंक्लूडिंग यूएन मिशन इन कॉन्गो और हमारा कश्मीर का फील्ड हॉस्पिटल्स। हम संजय गुप्ता जी से बात करेंगे कि हमारे लिए दवाई कब जहर बन जाती है। सर, आपका इंडिया आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिस्टर विजय। सबसे पहली चीज़ कि आम आदमी के लिए जो खुद दवाई ले रहा है उस दवाइयों के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं जो उसको नहीं पता है, खतरा क्या है सर दवाइयों का? देखिए, शरीर में कुछ भी अंदर जा रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो जहर के बराबर हो जाता है। अगर आप उसको मेडिसिन नहीं कहेंगे जिसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है वो जहर है, और अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है तो वो मेडिसिन भी आपके लिए जहर हो गया। तो आज जो एक आम इंसान ओवर द काउंटर केमिस्ट की दुकान पे जाता है या जो गूगल नॉलेज लेके अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करता है, आप ये मान के चलिए कि 99% ऑफ द पेशेंट जो इस तरह के हैं वो अपनी बॉडी को ये हार्म कर रहे हैं, वो उनके लिए एक जहर के बराबर है। कहते हैं आजकल जो किडनी फेलियर हो रहे हैं, लीवर एनलार्जमेंट हो रहे हैं या फिर स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज हो रही हैं, उनका काफी हद तक जो हम एक्सेस मेडिसिन ले रहे हैं, हाँ, क्या उससे कोई लिंक है? देखिए, अगेन किडनी फेलियर का क्या कारण है? केमिकल्स, चाहे लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब आपके खून के दौरे के ऊपर चलता है, किडनी लिवर वगैरह, राइट? और अगर हम खून के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं मेडिसिन के थ्रू तो वो आपके किडनी और लिवर को अफेक्ट करेंगे। मेन इसमें कल्प्रिट है आपके पेन किलर्स, विच द मोस्ट रैम्पेंट वाइडली यूज मिसयूज जो है आज वो है पेन किलर्स का। एंड दीज पेन किलर्स आर द मेन स्ट्रॉ फॉर योर डैमेज टू किडनी एंड लिवर। ये जो पेन किलर्स हैं ये हमारी बॉडी को डैमेज कैसे करते हैं, अगर हम केमिकली समझना चाहें तो? केमिकली भाई, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ आपके अंदर जा रहा है, सॉल्ट्स है, ये केमिकल क्या है? सॉल्ट्स है। और सॉल्ट सब जाके एक सिस्टम में जम जाते हैं तो वो स्टोन्स बन जाते हैं या फिर आपके खून के दौरे को रोक देते हैं। उस लिवर में या किडनी में जहाँ पर भी आपका खून का दौरा जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इस तरह का जब ये केमिकल्स जाते हैं, भाई उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, आपके ऑर्गन्स को डेवलप होने के लिए, फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, फ्रेश ब्लड चाहिए। अगर आप उसमें ये केमिकल्स डालेंगे तो चाहे कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का, इवन ब्रेन गेट्स अफेक्टेड, आपके आर्टरीज क्लॉग हो जाते हैं। हार्ट अटैक वगैरह के कारण अलग हैं जी। उसका तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो कोलेस्ट्रॉल और खाने पीने से है। और न्यूरो अटैक जो होते हैं उसका रिलेशन एक्सेस मेडिसिन से है सर? नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेड कहीं नहीं है कि पेन किलर से आपको इस तरह का। दूसरा जो सबसे ज्यादा मिसयूज मेडिसिन होती हैं वो होती है एंटीबायोटिक्स। ओह यस, हाँ। तो वो क्या है सर? हाँ देखिए, एंड हाउ इट डैमेजेस आवर बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट जस्टिफिकेशन इज हार्मफुल टू द बॉडी। एंटीबायोटिक क्या है? वो आपके जो अंदर बैक्टीरिया है उसको मार रहा है, राइट? एंटीबायोटिक का मतलब यही है। अब आपने एंटीबायोटिक लिया जब आपके पास बैक्टीरिया है ही नहीं अंदर जो आपको बीमारी दे रहा है, लेकिन आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका जो सिस्टम के अंदर, गट के अंदर, आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, उसके अंदर एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी की सर्वाइव के लिए, डाइजेशन के लिए। जब आप एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं या विदाउट एनी रीज़न लेते हैं तो वो जो बैक्टीरिया आपके अंदर है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है उसको वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देता है, ये एंटीबायोटिक्स। गेटिंग इट?
और वो जो है आपका सिस्टम जो है अब उल्टा बिहेव करने लगता है, क्योंकि ना आप खाना हजम कर सकते, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपका खाना हजम करने के लिए अंदर है वो तो वो आपने मार दिया। और दूसरी चीज़, जो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ एंड कोल्ड होता है या लूज मोशंस होता है, दे आर मेनली वायरल। ओके। और वायरस जो है वो एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं होता। तो एंटीबायोटिक्स का रोल जो है सिर्फ सीवियर इन्फेक्शंस में है, जहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग आपको कंप्लेंट्स हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है विद नॉर्मल मेडिकेशंस, या फिर आपको हाई फीवर है, आपका ब्लड काउंट जो है वो इतना ज़्यादा हो गया विच शोज कि यू हैव डीप सीटेड इन्फेक्शंस, दैट इज द टाइम एंटीबायोटिक्स हैव टू बी टेकन, बट अगेन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रीटिंग डॉक्टर। ओके, इसका मतलब नॉर्मल वायरल के केस में हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। 1 2, हमें अगर एंटीबायोटिक लेनी चाहिए तो वो केवल और केवल तब लेना चाहिए जब हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन हो, प्रूफ हो गया है थ्रू टेस्ट। एंड नंबर 3, दैट एंटीबायोटिक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ओके। और तीसरी दवाई जो है ना सर, जो सबसे ज्यादा आपके झोला छाप डॉक्टर्स देते हैं, दैट इज स्टीरॉइड्स, जिससे कि डॉक्टर ने दिया, दवाई दिया, कल बंदा ठीक हो गया और बाद में उसकी बॉडी खत्म हो गया। ये स्टीरॉइड्स, पहले तो सर स्टीरॉइड्स होते क्या हैं? स्टीरॉइड देखिए, ये आपकी इम्यूनिटी को ना डाउन करते हैं। ओके। तो अब आपने क्या किया, स्टेरॉइड लिया, उसका एक तरह से आप कहते हैं जादुई इफेक्ट होता है कि भाई फर्स्ट 24 आवर्स में आपको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी आराम मिल गया, लेकिन स्टेरॉइड्स के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, दैट आपकी बोन्स को वो ख़त्म कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है सबसे बड़ा कारण है इसका। ओके। जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जब आप लॉन्ग टर्म मिसयूज ऑफ ये स्टेरॉइड्स करते हैं, तो लॉन्ग टर्म यूज़ में इसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी इरोजन हो जाता है। दूसरा, इट कॉजेज या एग्रवेट्स योर प्री एग्जिस्टिंग, अगर आपकी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन चीज़ों को ये और एग्रवेट कर देता है स्टेरॉइड्स को, अगर आप इसको अंडर मॉडरेशन एंड अंडर कंट्रोल नहीं लेते हैं तो। ओके। एंड तीसरा, मिसयूज से इसके आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो जाती है, आप देखोगे खून की उल्टियाँ हो रही हैं, और गैस्ट्रिक परफोरेशन हो जाता है जब आप इसको मिसयूज करते हैं। तो स्टेरॉइड हमें किन केसेस में लेना चाहिए? स्टेरॉइड है जहाँ पर कि देखिए, स्टेरॉइड्स का अगेन बहुत मिनिमल यूज़ है। स्टेरॉइड में जहाँ पर कि आपका एक्यूट रिएक्शन हुआ है, जैसे कि आपका इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्किन का कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है, जहाँ पर कि आपको जिससे कि हिस्टामिन रिलीज कहते हैं, अर्टिकेरिया हो गया, उस कंडीशंस में आपको इंजेक्टेबल दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स के। या फिर आपको एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा है, उस कंडीशन में आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस डॉक्टर्स देते हैं, बट अगेन दे आर गिवन इन अ हॉस्पिटल सेटअप, नॉट आउटसाइड अ हॉस्पिटल सेटअप। क्योंकि स्टेरॉइड शायद सबसे सस्ती दवाई है। स्टेरॉइड बहुत सस्ती दवाई है सर। कुछ एक और ये पानी रिटेन करता है आपका। अच्छा, आपको मोटा कर देगा? मोटा कर देता है आपको। कुछ एक स्टेरॉइड जो कॉमनली लोग मिसयूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रेडनिसोलोन है, जो कि लोग टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो कई डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि भाई आप 60 मिलीग्राम आप शुरू कर दीजिए, ओके, 10 to 12 डेज ले लीजिए। स्टेरॉइड्स का जब भी ट्रीटमेंट होता है, दे आर इन अ टेपरिंग फॉर्म। आप एक डोज से शुरू करते हैं, अगर आपने 60 से शुरू किया है, वो 3-4 दिन के बाद 30 हो जाता है, 30 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, तो वो डोजेस टेपरिंग इफेक्ट में देते हैं। तो ये तो हो गया ओरल। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपको इंजेक्टेबल होता है। अब आपको एक्यूट अर्टिकेरिया हो गया, एक्यूट अर्टिकेरिया में आपको डर होता है कि कहीं मेरे को एस्फिक्सिएशन ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आपके गले में सूजन आ जाती है जी, तो उससे डेथ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स जो होते हैं इंजेक्शन देते हैं, ताकि आपका जो इडीमा है, सूजन है, वो एकदम कम हो जाती है। ओके, ठीक है, ये हो गया इंजेक्टेबल। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन है, आप एक जो दिया जाता है। और तीसरा होता है स्किन के ऊपर, जैसे कि बेट्रोवेट ऑइंटमेंट, एक बहुत ही वाइडली मिस यूज है इस ऑइंटमेंट का। कहीं पे खुजली होता है, कहीं पे कुछ हुआ, आप ये जैसे आपने कहा छोला छाप डॉक्टर्स जो हैं, तो भाई वो उन्होंने बढ़ लिया, भाई बेट्रोवेट जो है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, वो आपने दे दिया, पेशेंट लगाएगा, 1-2 दिन तो आराम मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन वो जो है
उसका उल्टा इफेक्ट हो जाए और वो चीज़ जो फैल जाएगी आपकी। ओके, या नाउ ये तो हो गया सर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन जो हमारे लिए दवा की जगह जहर का काम कर रही हैं। अब हम आते हैं सर, कारण क्या है, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर क्यों रहे हैं? आज से 30 साल पहले शायद आज से 30 साल पहले सेल्फ मेडिकेशन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। अब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है सर? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा आई वुड से सोशल नॉर्म्स हैं। आज आप खुद बताइए, आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, आप किधर जाएंगे? आपके वो कंसेप्ट खत्म हो चुके जहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट होता था, फैमिली फिजिशियन होता था। जी जी जी। ओके, वो कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। पहले गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे एक डॉक्टर बैठता था MBBS, जिसके पास उसका एक रिलेशनशिप होता था फैमिली के साथ। वो पूरी फैमिली की हिस्ट्री जानता था, घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, और वो आपको गाइड करता था कि आपको ये प्रॉब्लम है, और आप उसको फ़ोन पे भी बात करते थे, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। अब वो तो रहे नहीं डॉक्टर्स। आज हो गया है MNCs हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर आपको जाना के लिए सोचना पड़ता है कि भाई मैं जाऊँगा, मेरे को एक OPD की लाइन में लगना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो मुझे कुछ टेस्ट देंगे जिसके लिए मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर मुझे वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मतलब मुझे 4 से 5 दिन तो लगेंगे टू गेट टू नो कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है या मेरी ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो क्यों ना यार मैं अपने आप ही गूगल करूं और ओवर द काउंटर केमिस्ट की दुकान से दवाई ले लूं। और ये केमिस्ट से जाकर के पूछ दो, वो खुद ही दे देगा। वो केमिस्ट को भी तो भाई रोज के वो 1000 प्रिस्क्रिप्शन देख रहा है, उसको मालूम है कौन सी दवाई किसके लिए दी जाती है। तो भाई पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को कोई दवाई चाहिए, किसी को कोई दवाई चाहिए, नो टू पेशेंट्स आर अलाइक। तो अब इस हमारे जो सेल्फ मेडिकेशन है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए सर? हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा ग्रुप जो है, ये इन चीज़ों पे भी काफ़ी हमारा डिस्कशन होता है दैट द सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था फैमिली मेडिसिन, फैमिली डॉक्टर्स का, दैट हैज़ टू बी रिवाइव्ड। पब्लिक को पता होना चाहिए कि पहले हर चीज़ के लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर है जिसको हम छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये। दूसरा, गूगल सर्च बिल्कुल बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि गूगल जो है वो 1000 आदमियों को एक ही चीज़ का सलूशन देगा, लेकिन 1000 लोगों का जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग डायरेक्शन में। फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हेडेक। अब आप सोचते हैं हेडेक हो रहा है, काउंटर पर गए, यार हेडेक हो रहा है, वो डिस्प्रिन दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रोसिन दे देगा, कॉम्बिफ्लैम दे देगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि हेडेक का कारण क्या है? 90% of the cases of headache are because of acidity, gastritis. Rest may be because of आपकी विजन में प्रॉब्लम है या आपको कोई स्ट्रेसर है। ओके, तो देयर आर 1000 कॉजेज ऑफ हेडेक, बट आप एक सिंपल टैबलेट लेके आप अपने आप को हेडेक से ट्रीटमेंट करके आप 1 मिनट का तो रिलीफ ले लिया आपने उस दिन का, लेकिन वो जो साइकिल बन गई ना आपकी कि आपको यार इससे ट्रीटमेंट तो मेरे को रिलीफ मिल गया था, मैं वो खाता रहूँगा, और वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। और उसके साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया, किडनी डैमेज, एसिडिटी का, जो आप एसिडिटी पहले ही हो रही है और आपने पेन किलर लेके अपनी एसिडिटी बढ़ा दी। तो ऐसे में कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कि ब्लड अल्सर हो गया और खून की उल्टियाँ हो रही हैं। पता चला जी वो तो पेन किलर्स खा रहा है पिछले 15 दिन से, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं कि भाई आपको अगर इन चीज़ों को बचना है तो टेक अ प्रॉपर एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, आई वुड से। दूसरा, फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट एंड GP के जो कंसेप्ट है आज के टाइम में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब GP ही इज ऑल्सो डॉक्टर, उसने डिग्री ली है एक कॉलेज से, तो ही नोज हाउ टू ट्रीट अ माइनर एलिमेंट। बट माइनर एलिमेंट आप अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन करके उसको मेजर एलिमेंट करके फिर हॉस्पिटल में फिर 15-20 दिन के लिए एडमिट हो जाते हैं। अपनी बॉडी के साथ मत खेलिए। शरीर आपका है, उसको स्वस्थ रखना आपके हाथ में है। दवाइयाँ सिर्फ केमिकल्स हैं जो आपके अंदर के केमिकल्स को डिरेंज कर देते हैं, और विदाउट डॉक्टर एडवाइस, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, जब तक डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप रखकर या आपका पल्स लेकर या आपको एग्जामिन करके तब तक दवाई नहीं देता, प्लीज़ डोंट टेक मेडिसिन।
आम आदमी को घर में छोटी छोटी रेमेडीज का अपने आप घर का या घरेलू नुस्खे जो है ना वो आने चाहिए। जैसा अभी हम आपसे बात करते हैं, आपने कहा अगर जुकाम है तो आप सीधा एंटीबायोटिक पे चले जाते हो। अगर आप गर्म पानी पिएंगे, काढ़ा वाड़ा लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 5-6 दिनों में आपने वैसे भी ठीक होना ही होना है। कोई भी वायरल बीमारी जो है वो अपने आप चली जाती है, बट आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। वायरस का जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आपने लेना है। जैसे कि एक सिंपल टैबलेट होती है क्रोसिन। अगर आपको फीवर आ रहा है, दैट टैबलेट कैन बी टेकन सेफली। कि अगर आपको पता है, जैसे कि ये मौसम है अभी कि आपको पता है फ्लू का मौसम है, आपको मालूम है भाई फ्लू है तो बुखार होता ही होता है, उसमें हल्का सा खांसी जुकाम होता ही होता है। तो आपने सिर्फ एक टैबलेट ऑफ क्रोसिन लेना है, विच इज़ अ वेरी सेफ ड्रग। टैबलेट ऑफ क्रोसिन लेके थोड़ा स्टीम लीजिए, रेस्ट करिए, लॉट ऑफ वाटर, एंड दैट वायरस विल जस्ट वैनिश फ्रॉम योर बॉडी। और दूसरा जैसे हेडेक है, हाँ, तो हेडेक का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को देखना है, आपके ईटिंग स्टाइल को देखना है, ना कि आपने सीधा लिया जाकर के कोई पेन किलर खा लिया। पहली चीज तो मैंने कहा ना, हेडेक में आपने ये देखना है कि हेडेक के 24 घंटे पहले मैंने कुछ ऐसी चीज तो नहीं खाई जिससे मेरा टमी अपसेट है या मेरे को गैस बन रहा है, मेरे को एसिडिटी तो नहीं हो गया। आप मैक्सिमम केसेस में रियलाइज करेंगे हाँ यार मैंने कुछ हैवी खाया था एक दिन पहले। तो अगर आप एक सिंपल टैबलेट ऑफ एसिडिटी के साथ, अगर हेडेक ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, एक सिंपल अगेन गोइंग बैक टू टैबलेट ऑफ क्रोसिन वो लीजिए। और अगर उसके बाद भी परसिस्टेंट रहता है आपको हेडेक, देन मस्ट टेक अ कंसल्टेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर। इसका मतलब है कि आजकल अगर हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो एक ज़रूरत है जनरल फिजिशियन की। मोहल्ला क्लिनिक के आसपास का जो कंसेप्ट है वो हमें शुरू करना पड़ेगा। आपके एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री जानता हो और उसी हिसाब से आपको एडवाइस करके, अगर आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उस स्पेशलिस्ट से वो कंसल्ट करे। बिल्कुल इमीडिएट अगर आप सीधा ही किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में चले गए तो आप अपनी जेब को भी काट रहे हैं, अपनी सेहत को भी काट रहे हैं, और उसके साथ साथ यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फैमिली डॉक्टर को पता है कि अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी हाइपरटेंशन का, ये चीज़ एक हॉस्पिटल वाले को नहीं पता है। वो आपके जब तक पूरे टेस्ट नहीं करेगा, जब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद वो निकलता है कि हाँ हमारी फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की थी, ठीक है ना। बट एक फैमिली डॉक्टर को ये चीज़ पता होता है। और जो आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो मतलब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको तो इतने सारे पेशेंट्स देखने होते हैं कि उनको शायद उनकी हिस्ट्री याद भी नहीं रख सकते। नहीं, आप देखिए आर्मी में ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। आर्मी में फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट आज भी है। इसको हम आरएमओ बोलते हैं, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, आरएमओ। या एवरी रेजिमेंट हैज अ आरएमओ। तो उसको आरएमओ को पूरे जो यूनिट में अगर 1000 आदमी हैं, उसकी 1000 के अगर 500 फैमिलीज भी हैं और उसके बच्चे हैं, उसके एक एक पेशेंट के बारे में सब नॉलेज है। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आरएमओ। ओके, इट इज समथिंग लाइक एक छोटी सी कॉलोनी, उस कॉलोनी में एक फैमिली डॉक्टर है जिसको उस कॉलोनी में जितने भी रह रहे हैं उनके बारे में सब पता है। और ये आरएमओ जो है जब उनको ट्रीट कर रहा है, नॉर्मल माइनर एलिमेंट्स को कर रहा है, उसके बाद जब वो उसको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो वो उसको हॉस्पिटल रेफर करता है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, आप देखिए वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के लिए आपको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है, या कई बार तो होता है कि डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। बट आपको उस डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं थी। आपका वो जो ट्रीटमेंट है एक जीपी या एक नॉर्मल स्पेशलिस्ट भी कर सकता था। चलो सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर विजय, एंड आई होप हमारे दर्शकों को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा और हमारे जनरल फिजिशियंस फिर से सोसाइटी में दिखेंगे। हमारे जो रिक्वायर्ड लोग हैं वो फैमिली फिजिशियंस को दोबारा अपने सिस्टम में लेके आएंगे और उनका भला हो इस चीज़ में।